साहब निकाल लीजिए किताब क्लास 7 का परिवेश और जीव विज्ञान। करते हैं समाधान। अगस्त 2021 पार्ट 5 का आज। नमस्कार नन्हे दोस्तों, मैं आपका शिव प्रसाद चौधरी। लिखना है आपको किताब में कहाँ है उत्तर, वही दिखाने जा रहा हूँ प्रश्न पत्र पढ़कर। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात करनी है आपसे। ऐसा है कि आपने क्लास 6 में या फिर 5 में, आपको जहाँ तक याद है, आपका स्कूल में यूनिट टेस्ट होता था, है ना? आप जानते थे यूनिट टेस्ट। तो वही यूनिट टेस्ट के हिसाब से ये क्लास 7 का सेकेंड यूनिट टेस्ट जो है ना, उसका जो सिलेबस है उसी पर ये प्रश्न पत्र बना हुआ है। मैं आपको दिखा दूं, विज्ञान में सेकेंड यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस है वो कहाँ पर है। दरअसल आप अगर पेज नंबर 309, आप पहले तो किताब निकाल लीजिए, क्योंकि सारा किताब में ही अब मैं आपको दिखा दूंगा उत्तर। पेज नंबर 309 निकालेंगे तो वहां पर आपको निकल जाएगा। अब निकालिए, मैं भी निकालता हूँ। ये देखिए पेज नंबर 309, देख रहे हैं? यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये रहा, ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, और ये है आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट। सेकेंड यूनिट टेस्ट भौतिक पर्यावरण, प्रकाश 15 से 37 पेज, चुंबक 18 से 38 से 48 पेज, विद्युत 49 से 62 पेज, पर्यावरण मित्र की शक्ति 63 से 69 पेज, पर्यावरण के सजीव उपादान के संरचनागत वैचित्र्य और कार्यगत प्रक्रिया 182 से 226 पेज। यहीं से सारा प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ उत्तर है, और फिर आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस यही करनी थी बात आपसे। अब आगे हम प्रश्न पत्र देखते हैं। वो अब आप समझ गए, सेकंड यूनिट टेस्ट के हिसाब से है पार्ट 5। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर चुनें। पहला प्रश्न है, वह वस्तु जो प्रकाशहीन है वह है मोमबत्ती की लौ, सूर्य, मोमबत्ती की लौ, सूर्य, चंद्रमा, जुगनू। इसमें से वह वस्तु जो प्रकाशहीन है, जिसमें प्रकाश नहीं होती है, वह कौन सा है? चलिए, आप ये समझ रहे हैं कि ये प्रकाश पाठ से है। प्रकाश पाठ कितने नंबर पेज पर है? 15 से 37 नंबर पेज पर। मैं आपको वहां दिखाता हूँ, फिर आप खुद बताइएगा कि कौन सा उत्तर होगा। ये रहा प्रकाश पाठ, पेज नंबर 15। अब 16 नंबर पेज निकालिए और इस जगह पर हम देखेंगे, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। इस प्रकार देखा गया कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका अपना प्रकाश है, अर्थात उन वस्तुओं से उनका प्रकाश निकलता है। इन वस्तुओं को स्वप्रभ वस्तु या प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू। इनसे अपना प्रकाश निकलता है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं है, उन वस्तुओं को अप्रभु वस्तु कहते हैं, जैसे ईंट, लकड़ी, पत्थर आदि। तो आप समझ रहे हैं, स्वप्रभ और अप्रभ। यहाँ पर जुगनू, सूर्य, तारा, और अप्रभ में है आपका ईंट, लकड़ी, पत्थर। आप ही सोचिए उत्तर क्या होना चाहिए। यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर क्या पाते हैं? मोमबत्ती में अपना प्रकाश तो है ही, सूर्य में भी है,
क्या चांद में अपना प्रकाश है? चांद तो उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, और पृथ्वी क्या है? चांद घूमती नहीं, घूमता है। हाँ, चंदा मामा। ये आपका सूर्य है। सूर्य की चारों तरफ कौन घूमती है? पृथ्वी। तो पृथ्वी में भी अपना प्रकाश नहीं है, इसके प्रकाश सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और पृथ्वी के चारों तरफ जो उपग्रह घूमता है वह चांद। चांद में भी अपना प्रकाश नहीं है, वह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जबकि जुगनू में तो अपना प्रकाश है, रात को उठता है ना जुगनू, देखना है, उड़ती है। तो जुगनू में अपना प्रकाश होती है, सूर्य में भी है, मोमबत्ती का भी है। चंदा मामा मतलब चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है, यह आपका सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यहाँ पर हो गया उत्तर, आप समझ गए खुद। तो यहाँ पर है आपका क्या होना चाहिए? वह वस्तु जो प्रकाशहीन है वो क्या है? वह है आपका चंद्रमा। ठीक है, यहाँ उत्तर होगा चंद्रमा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में, नीचे में लिखा हुआ में से एक जो जीवाश्म ईंधन नहीं है वह है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगर आपको पता हो कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है तो आप ये बता सकते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल और बायोगैस, इन तीनों चारों में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? मतलब कि तीन जीवाश्म ईंधन है पर एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, इनमें से कौन सा होगा? इसके लिए भी पाठ पर आपको मैं दिखा दूं। आप पर्यावरण के मित्र ऊर्जा का उपयोग निकाल लीजिए। पेज नंबर है आपका 63, यहीं पर आपको मिलेगा 64 पेज, 65 पेज में देखिए लिखा हुआ है यहाँ, जमीन के नीचे रहने वाला ज्वलनशील भंडार जो सभी जीवाश्म में ही ज्वलनशील है। इन ज्वलनशील जीवाश्म को जलाकर ही विद्युत को तैयार किया गया है। हमारे राज्य में या देश में भी विद्युत उत्पादन का अधिकांश भाग ही कोयला को जलाकर उत्पन्न होने वाला ताप विद्युत है। कोयला देख रहे हैं, सोच कर देखिए, 100 से 150 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? इसलिए परिवहन, विद्युत का उपयोग, यंत्रों का उपयोग इतना कम था। और अब लेकिन जमीन के नीचे जो प्राकृतिक संपदा ज्वलनशील जीवाश्म है, क्या वह कभी खत्म नहीं होगी? इस कोयले से ज्वलनशील तेल बनने में कितने करोड़ वर्ष का समय लगता है, बता सकते हो? कि इस कोयले से ज्वलनशील तेल, यहाँ पर तेल में जो आपका दिया हुआ है पेट्रोल, डीजल, है ना, सारे के सारे हैं, ये जीवाश्म हुए। मैं आपको प्रश्न दिखा दूं। देखिए, कोयला जीवाश्म हो गया, पेट्रोल कोयले से बना तेल है जो, डीजल भी है, और यहाँ पर बायोगैस जो है इसका जिक्र नहीं है। मैं आपको बता दूं ये जीवाश्म ईंधन है या नहीं। देखिए ये नहीं है। मैं कहाँ पेज में आपको आगे दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 68 पर आ जाइए आप, 68 पर, वहाँ आपको मिलेगा जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा जो है, जैव ऊर्जा या जैव उत्सर्जित पदार्थों से जैव गैस उत्पन्न होता है। मान लीजिए आपके मोहल्ले में किसी का छोटा या बड़ा पशुशाला है, अथवा किसी का मुर्गी का पोल्ट्री है। उनके मल को यूं ही बाहर फेंक देने पर पर्यावरण संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। इस तरह उन्हें काम में लगाया जा सकता है। इन सारे पालतू पशु पक्षियों के मल को एक बड़े गड्ढे में सड़ाकर उससे जो गैस उत्पन्न होगा उसे काम में लगाया जा सकता है। किन किन कार्यों में? थोड़ा सोचकर देखने की कोशिश कीजिए। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक की सहायता लीजिए।
तो क्या है, विद्युत उत्पन्न करने में, बल्ब जलाने में, जनरेटर चलाने में, जो भी होता है, पंखा चलाने में, ये सारा काम लिया जा सकता है जैव वर्ज्य से ज्वलनशील गैस से उत्पन्न करने की व्यवस्था। ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जैव ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, ये नहीं आता है। ये आपका पशु द्वारा उत्पन्न है, पशु के मलों द्वारा निर्मित है, इसलिए जैव ऊर्जा आ गया है। उत्तर साफ साफ हो गया आपका कि निम्नलिखित में से एक जो जीवाश्म ईंधन नहीं है वह है आपका बायोगैस। बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। हम जैव ऊर्जा कहते हैं बायोगैस, जो पशुओं के मल द्वारा निर्मित होता है, उन्हें सड़ा गला कर तैयार किया जाता है। इनमें में से एक जो जीवाश्म ईंधन नहीं है वह है बायोगैस। हो गया बायोगैस, इसे गोबर गैस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधे की जड़ की नोक पर टोपी जैसे भाग के ऊपर स्थित बाल रहित क्षेत्र, क्या करें, पौधे की जड़ की नोक पर टोपी जैसे भाग के ऊपर स्थित बाल रहित, मतलब जहाँ पर इस तरह से रोवा रोवा जैसा होता है ना, रोम रोम नहीं होते हैं, बाल रहित नहीं होते हैं, क्षेत्र है। तो क्या है, रूट केप जोन, विकास क्षेत्र, स्थायी क्षेत्र, रूट हेयर जोन, या अंग्रेजी में है, फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए वहीं से हम लोग देखते हैं। आप सोच रहे हैं कौन सा पार्ट का हो सकता है, चलिए देखते हैं। पाठ का नाम है पर्यावरण के सजीव उपादान के संरचनागत वैचित्र्य और कार्यगत प्रक्रिया। पेज नंबर है आपका, आप निकाल लीजिएगा। पेज नंबर इसका होगा 184। जरा पाठ 6 जड़ के बारे में है। 84 82 ये अब जड़ देख रहे हैं। देखिए इस जगह पर आपको प्रश्न मिल रहा है, यहाँ पर जड़ के सिरे पर टोपी जैसे हिस्से को मूलतः रूट कैप कहते हैं। यह हिस्सा जमीन में जब जड़ प्रवेश करता है तब कठोर आघात से जड़ के कोमल हिस्से को बचाए रखता है, एवं जड़ का यह स्थान मूलतः क्षेत्र रूट कैप जोन है। जड़ को टोपी के ठीक ऊपर वाला स्थान जहाँ कोई रोआ नहीं है, उसी स्थान को जड़ का बढ़ने वाला स्थान या वर्धनशील क्षेत्र ग्रोथ जोन कहते हैं। जड़ के इस बढ़ने वाले स्थान के ठीक ऊपर रोआ वाला स्थान वह मूल क्षेत्र रूट हेयर जोन है। इस रोम के द्वारा पौधा मिट्टी से जल एवं विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ का अवशोषण करता है। जड़ के इस रोआ वाला स्थान के ऊपर जो कठिन हिस्सा वाला स्थान है वो स्थायी क्षेत्र परमानेंट जोन है। मिट्टी के साथ पौधे को मजबूती से रखने का काम इसी क्षेत्र का है। तो आपने देखा जड़, ये जड़ है और इसके संबंध में तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, इनका ऑप्शन जो दिया गया, विकल्प आपको दिया गया है, जरा किताब का इस लायक नहीं दिखे। रूट कैप जोन है, विकास क्षेत्र, स्थायी क्षेत्र और रूट हेयर जोन, ये चार दिया हुआ है। जहाँ पर आप देख सकते हैं स्थायी क्षेत्र को क्या बोला गया है, स्थायी क्षेत्र को बोला गया आपका यहाँ पर विस्थायी क्षेत्र ही कहा गया है। मूल रोम क्षेत्र है, वर्धनशील क्षेत्र है और मूलत्र क्षेत्र है। तो जड़ को टोपी के ठीक ऊपर वाला स्थान जहाँ कोई रोआ नहीं है उस स्थान को क्या कहेंगे हम, वर्धनशील क्षेत्र ग्रोथ जोन। यहाँ पर वर्धनशील क्षेत्र नहीं दिया हुआ है, उस तरह का नाम नहीं दिया है, लेकिन विकास क्षेत्र दिया हुआ है। तो मित्रों यही होगा आपका उत्तर, विकास क्षेत्र। ठीक है, देखिए पौधे की जड़ की नोक पर टोपी हुई जैसे भाग के ऊपर स्थित बाल रहित क्षेत्र है। दरअसल ये बांग्ला में प्रश्न पत्र दिया है
बंगला का हिंदी अनुवाद करके आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से अपने आप बदल दिया गया है। अच्छा रहता किताब देखकर बदला जाता तो ये आपको उसी तरह मिलता। ठीक है, खैर विकास क्षेत्र इसका उत्तर होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरे। तो कहे लोहे में बिजली का प्रभाव लागू होता है। लोहे में बिजली का प्रभाव लागू होता है। ये पाठ आप समझ रहे, बिजली का प्रभाव लागू होता है। विद्युत पाठ का होगा या चुंबक पाठ का होगा, है ना। चलिए देखते हैं। पाठ चुंबक का है, 38 से 48 पेज पे। अब 46 नंबर पेज में आइए, यहाँ से पता चलेगा। देखिए, चुंबकीय सुई में विक्षेप क्यों घटित हुआ। चुंबकीय सुई के ध्रुव पर किसने आकर्षण या विकर्षण बल का प्रयोग किया। अब स्विच ऑफ करके विद्युत प्रवाह बंद कर दीजिए। चुंबकीय सुई पुनः स्वाभाविक स्थिति में क्यों लौट आई। चुंबकीय सुई, तो क्या तार में विद्युत प्रवाहित करने के कारण लोहे का छड़ चुंबक में परिणत हो गया था। इस तरह के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है, चुंबकीय, ये शब्द ही इस प्रश्न में लग रहा है। चुंबकीय लोहे में बिजली का प्रभाव लागू होता है। ठीक है, और जहाँ तक हम बंगला प्रश्न पत्र का बात करूँ तो इस तरह का प्रश्न वहाँ पर नहीं है। तो ये चुंबक का जो है ये प्रयोग आप देख रहे हैं, विद्युत द्वारा बैटरी देख रहे हैं प्रयोग करके, जिसमें आप तार लपेट कर लोहे के छड़ में इसको आप चुंबक बना दिया जा रहा है। तो यही शब्द यहाँ पर इस प्रश्न के हिसाब से होगा। ठीक है, वैसे बंगला का हिंदी अनुवाद हुआ है तो यहाँ पर ये दूसरे तरह का प्रश्न है। फिर इसका उत्तर तो आपको मैं दिखा दिया, चुंबकीय लोहे में बिजली का प्रवाह लागू होता है। वैसे तो करंट मारता है, अगर आप बिजली तो झटका देता है, ये लोहा हो, लेकिन चुंबकीय लोहे में बिजली का प्रभाव लागू होता है। अगर आप वहाँ से देख रहे हैं, अब विद्युत प्रवाहित करने के कारण लोहे का छड़ चुंबक भ्रमित हो गया, या आप स्विच ऑफ करके विद्युत प्रवाह बंद कर दीजिए, चुंबकीय सुई पुनः स्वाभाविक स्थिति में लौट आएगी। तो चुंबक का प्रभाव अब नहीं काम करेगा। तो ये चुंबकीय प्रभाव का, चुंबकीय लोहे में बिजली का प्रभाव लागू होता है, इस बात से ये। अब यहाँ लिख दीजिएगा चुंबकीय। और ये शब्द फिर दिखा दे रहा हूँ, ये चुंबकीय शब्द जो है वहां पर आपको लिख देना है। चुंबकीय देख रहे हैं आप, सुई, सुई की जगह लोहा हो जाएगा, तो चुंबकीय आप लिख दीजिएगा। चुंबकीय लोहे में बिजली का प्रभाव लागू होता है। अगला है आम का पत्थर किसको ढकता है। पत्थर, दरअसल ये आप समझ रहे हैं, आम का पत्थर, आम में क्या पत्थर हो सकता है, गुठली है ना, गुठली को पत्थर बोला गया है यहाँ पर। आम का गुठली किसको ढकता है। तो आम को जब आप देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा आपको, पेज नंबर 201 पर आपको मिलेगा। पाठ है पर्यावरण के सजीव उपादान के संरचनागत वैचित्र्य और कार्यगत प्रक्रिया। तो 201 की जब निकाल लीजिए, फिर देखते हैं उत्तर। 201 पेज पर चलते हैं हम। अगर 200 पेज निकाल लीजिए, देखिए 200 पेज निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं ये आम का चित्र है। आम का डंठल वाला रसीला फल है। आम का फल के बारे में गठन। आम एक डंठल वाला रसीला फल है। एक फूल से एक ही फल बनता है, इसलिए वह एक सरल फल कहलाता है। आम का गठन दो रूपों में देखा जाता है, छिलका जिसको फल तत्व कहा गया है, दूसरा है बीज। फल तत्व में आपका अंडाशय के आवरण को खच्चा से फल तत्व गठित होता है। फल तत्व का 3 स्तर है, बही तत्व, पतला चमड़ा और पतला चमड़ा की तरह। कच्चे में इसका रंग हरा एवं पकने पर पीला या लाल रंग का होता है।
इसे ही हम छिलका कहते हैं। मध्य मध्यत्वक यह रसीला एवं गुद्दा वाला है। आम के इसी हिस्से को हम खाते हैं। 201 पेज में जब आ रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, ये देखिए, पहले हम इसको हटा दें। अंतत्वक ये कड़ा है, हम इसे गुठली कहते हैं। गुठली जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर का हिस्सा में आप देख रहे थे गुठली, ये गुठली है ना, तो गुठली कहते हैं। इसे बीज ये बीज को ढका रहता है, इसलिए बीज बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। तो ये हम लोग देखे। और आम का बीज 2 बीज पत्रों में गठित होता है। तो प्रश्न जो था, प्रश्न को ध्यान से देखिए, तो आम का पत्थर किसको ढकता है, मतलब यहाँ पर आप गुठली समझिए, आम का गुठली कोई पत्थर बोला गया है, नहीं तो आप गुठली लिख सकते हैं पत्थर की जगह। तो प्रश्न पत्थर है, आपको तो उत्तर केवल भरना है, यहाँ कुछ करना नहीं है। तो आम का पत्थर मतलब आम का गुठली किसको ढकता है, तो यहाँ पर आप बंधु देख रहे हैं उत्तर, हम इसे गुठली कहते हैं। ये बीज को ढका रहता है। तो आम का पत्थर किसको ढकता है, तो उत्तर हो गया आपका बीज, ब में बड़ी की मात्रा बी आ जाओ, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बीज समझ गए हम। आगे आते हैं अब अगला प्रश्न की तरफ। कटहल किसका उदाहरण है, कटहल एक फल है, किस तरह का फल का उदाहरण है, यदि उसी पेज में है, आगे मैं आपको दिखा दूं। ये आप कटहल देख रहे हैं, ये शरीफा है, ये आम है, तो किस तरह का है फल, यहाँ पर देखिए इतना ही दिया हुआ है इसमें, ये जो दिया हुआ तीनों फल के बारे में, फल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ देखिए, एक डंठल और उसके ऊपर बहुत सा भाग, भाग को अलग नहीं किया जा सकता है, प्रत्येक भाग में एक एक बीज। एक डंठल और उसके ऊपर में बहुत सा भागों को अलग किया जा सकता है, प्रत्येक भाग में एक एक बीज। एक डंठल उसके ऊपर एक ही भाग और उसमें एक ही बीज। तो आप समझ रहे हैं कि तीन जो दिया हुआ फल, उन तीनों का नाम लिखना है आम, पहला का आम हो गया आपका, शरीफा दूसरा का, क्योंकि देखिए शरीफा को अलग अलग किया जा सकता है, और ये हुआ उसके ऊपर बहुत से भाग को अलग अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि कटहल के अंदर में, और प्रत्येक में एक एक बीज होता है। ठीक है, खोआ खाते खोआ में बीज, तो प्रत्येक भाग में एक एक बीज होता है। तो बताइए इस तरह के फल को कैसा फल कहते हैं, इस तरह का और एक फल का नाम बताइए, इस तरह का फल को कैसा फल कहते हैं, तो यहाँ पर हम यौगिक फल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यौगिक फल। मैं यौगिक लिख दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर ओकार यौगिक। जबकि आम वाला आप समझ रहे हैं, इसको सरल फल कहा जा रहा है, तो ये आम है, यहाँ पर लिखा पड़ेगा सरल फल। तो यौगिक फल हो गया, और उत्तर में आप समझ रहे हैं, ये आपका उत्तर लिखेंगे यौगिक फल। हम्म, आते हैं एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ये खाली जगह पूरा हो गया। इस बात का क्या प्रमाण है कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तो क्या प्रमाण है, क्या कोई प्रमाण है, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। अगर आपको ये प्रमाण, आपके पास कोई प्रमाण है तो उसे बताइए कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ये चुंबक पाठ से है, पेज नंबर 38 से 48। पेज नंबर 46 का हम लोग किए थे चुंबक पे, तो वहीं पर आप आइए पेज नंबर 45 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्या
पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है। पेज नंबर 45। क्या पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है? यही इसे मैं पढ़कर देख रहा हूँ, यहीं पर उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रश्न जो है, आपका प्रश्न क्या था? इस बात का क्या प्रमाण है कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है? ठीक है, उत्तर देखते हैं। एक लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। यदि आपका मित्र अपने पॉकेट में एक दूसरा चुंबक रखकर उस लटके हुए चुंबक के सामने जाकर खड़ा होगा तो क्या होगा? कि लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थित रहेगा। तब सोचकर बताइए कि किसके प्रभाव से लटका हुआ चुंबक अपनी दिशा परिवर्तित करेगा। अब सोचिए, जब आस पास कोई चुंबक नहीं रहता तब लटका हुआ चुंबकीय क्षण जैसे तैसे न रहकर केवल उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों स्थित रहता है? तो क्या ऐसा कोई दूसरा चुंबक है जो इस तरह लटके हुए चुंबकीय क्षण को जैसे तैसे नहीं रहने देता? जी हाँ, वही तो है। पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है। ठीक है, इसके पक्ष में बहुत से प्रमाण हैं। आपका उत्तर कहाँ से होगा? आप चाहे भी ये चित्र बना सकते हैं। यहाँ से आप उत्तर होगा। एक लोहे के छड़ को बहुत दिनों तक पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में रख देने पर देखा जाता है कि उस छड़ में हल्का सा चुंबक तो निर्मित होता है, हुआ है। छड़ के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिण ध्रुव निर्मित होता है। तो ये आपका उत्तर है। इसे आप लिख देंगे तो हो जाएगा, या फिर आप इसे भी लिख सकते हैं। किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में मुंह करके स्थिर हो जाता है। क्यों, यहाँ से हटा देंगे, रिपाई यहाँ लगा देंगे और इसके बाद लिखिएगा क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है। ये दो प्रमाण है, आप दोनों में से किसी को भी लिख दें या दोनों लिख दें, उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पौधों में स्वपरागण किन तरीकों से हो सकता है? एक बार फिर से बता दूं, देखिए, एक या दो शब्दों में, वाक्यों में ही उत्तर देना है, एक या दो वाक्य में। तो अगर आप इसका जब उत्तर लिख रहे हैं तो एक, यहाँ से एक वाक्य हो गया, दो वाक्य, सिर्फ आप इसको लिख दें। या फिर आप इसे लिख सकते हैं, किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में मुंह करके स्थिर हो जाता है क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है। ऐसे लिख देंगे, दो वाक्य हो जाएगा। या फिर यहाँ से यहाँ पर आप इन दोनों वाक्यों पे लिख देंगे। एक लोहे के छड़ को बहुत दिनों तक पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में मुंह दिशा में रख देने पर देखा जाता है कि उस छड़ में हल्का सा चुंबक निर्मित हुआ है, एक वाक्य। छड़ के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण सिरे पर होता है दो। इन दोनों को इसके लिखिए या फिर इसे लिखिए। ठीक है, अच्छा, तो अब आते हैं जो प्रश्न था यहाँ पर, पौधों में स्वपरागण किन तरीकों से हो सकता है? स्वपरागण किन तरीकों से हो सकता है? तो इसको एक या दो वाक्य में देखते हैं। इसके लिए आपको निकालना है पेज अब 210, 210 पेज नंबर। पाठ है पर्यावरण के सजीव उपादान के संरचनागत वैचित्र्य और कार्यगत प्रक्रिया। आप से निकाल लीजिए 210 पेज, तेरा 210 पेज। आप देखिए, यहाँ पर आइए, इस जगह पर किसी फूल, यहाँ पर आपको मिलेगा किसी फूल, यहाँ से किसी फूल का परागकण जब उस फूल के एक ही पौधे के दूसरे फूल के गर्भ केसर में पड़ता या स्थानांतरित हो करता है, उसे स्वपरागण सेल पोलिनेशन कहते हैं।
किसी फूल का परागकण जब एक ही तरह के दूसरे गर्भ केसर में स्थानांतरित होता है उसे इतर पराग योग या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो हुआ। और यहाँ पे जो प्रश्न था आपका, उसमें प्रश्न को ध्यान दें तो बोला गया है पौधों में स्वपरागन किन तरीकों से हो सकता है। स्वपरागन किन तरीकों से हो सकता है, आगे देखते हैं। नीचे चित्र में ध्यान देखिए और बताइए। ये चित्र है, देख रहे हैं आप। स्वपरागी, स्वपरागी, इतर परागी। किस पौधे के फूल में एक साथ पुंकेसर और गर्भकेसर रहता है। यहाँ पर ये आपका 21 पौधे के फूल में एक साथ पुंकेसर और गर्भकेसर रहता है। जिस पौधे के फूल में पुंकेसर और गर्भकेसर दोनों रहता है उसमें ही आपका ये स्वपराग बोल रहे हैं स्वपराग योग, स्वपराग योग हो सकता है। उसी में आपका पुंकेसर गर्भकेसर उसी में परागकण उसी में गिरेगा। ठीक है, जैसे जवा का फूल हुआ, द्विलिंगी फूल बोलते हैं इसे हम। तो ये इसका उत्तर आपका हो जाएगा। एक वाक्य में उत्तर देना है, एक दो वाक्य में। पौधों में स्वपरागन किन तरीकों से हो सकता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द्विलिंगी फूल। जिस फूल में, यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका, जिस फूल में एक साथ पुंकेसर और गर्भकेसर रहता है उसमें स्वपरागन हो सकता या होते हैं। हो गया, तो ये आपका उत्तर हो गया। आपको यह साफ कर दिखा दूं तो लिखना है उत्तर के कि स्वपरागन किस तरह से होता है। तो आप लिखेंगे कि किस की जगह लिखिएगा जिस पौधे के फूल में एक साथ पुंकेसर और गर्भकेसर रहता है उसमें स्वपरागन होता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो है, किस पौधे के फूल में पुंकेसर और गर्भकेसर अलग अलग फूल में रहता है। तो यहाँ पर आप समझ गए उत्तर। क की जगह आपको लिखना है ज, और उत्तर हो जाएगा आपका इस तरह से, जिस पौधे के फूल में एक साथ पुंकेसर और गर्भकेसर रहता है उसमें स्वपरागन होता है। अब आते हैं अगला प्रश्न। 3-4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 3-4 वाक्यों में उत्तर देने वाले कितने प्रश्न है, 4 का 1 और 4 का 2। बस ये आखिरी है, इसके साथ आपका शेष। तो नामांकित आरेख की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश किस प्रकार सघन माध्यम से, मतलब जैसे ठोस माध्यम हुआ, पानी हुआ, कांच हुआ, दीवार हुआ, हल्के माध्यम में गमन करता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम या हल्के माध्यम में गमन करता है। नामांकित आरेख की सहायता से दिखाएंगे। चलिए अब समझ रहे प्रकाश पाठ का है। देखते हैं प्रकाश पाठ। प्रकाश पाठ का पेज नंबर आप बता ही सकते हैं कितना नंबर पेज पर है। पेज नंबर 15 से 37। चलते 21 पेज निकालेंगे। 21 पेज में आपका, ये आप चित्र देख रहे हैं, माध्यम 1 माध्यम 2, ये आपका उत्तर है। आरेखिक चित्र बताया गया है ना, यही है। चलिए प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। प्रश्न है जो आपका,
नामांकित आरेख की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश किस प्रकार सघन माध्यम से हल्के माध्यम में गमन करता है। सघन माध्यम से हल्के माध्यम अर्थात विरल माध्यम में गमन करता है। 3-4 वाक्यों में उत्तर देना है। ये चित्र भी बनाना है और फिर 3-4 वाक्यों में आपको उत्तर देना है। तो चलिए अब उत्तर की तरफ देखते हैं। उत्तर जो है आपका बदल रहा हूँ, ये रहा। आप यहाँ पर माध्यम एक की जगह लिखेंगे विरल माध्यम। देखिए यहाँ पर नीचे में आपको समझ में आएगा, यहाँ जो जगह विरल और ये सल, ठीक है। तो बोला गया है सघन माध्यम से विरल माध्यम। प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम। हाँ, तो यहाँ पर हमको सघन माध्यम से विरल माध्यम का लिखना है। सही है। तो यहाँ पर हमको लिखना है सघन माध्यम। यहाँ सघन माध्यम और यहाँ लिखना है विरल माध्यम। ठीक है। चित्र में पहले आप स्केल से ऐसे काट लेंगे। काटने के बाद फिर स्केल से ऐसे रखकर और यहाँ तक काटेंगे, फिर थोड़ा सा तिरछा करके काट देंगे। इस दिशा में दिखा देंगे, इससे आई लिख देंगे आपतन कोण, और ऐसे करके आर लिख देंगे, ये हुआ वर्तन कोण। देखिए चित्र को मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहले आपको ऐसे ऐसे काट देना है। ठीक है, ऐसे सीधा काटे, इसका नाम है अभिलंब। ऐसे काटे, इसको बोलेंगे हम वर्तक सतह। इसको काट के लिखेंगे वर्तक सतह, और ऐसे काट के लिखेंगे अभिलंब। हो गया। इसको इसके सीधा ऐसे इसके रखेंगे आर पार, इधर यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, और इसके बाद को डॉट 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 करके दिखा देंगे। फिर इसको थोड़ा तिरछा यहाँ से रखकर वो बिंदु से इधर सीधा काट देंगे। तो नाम लिखना है, नाम पूरा लिख देंगे, ABCDE जो भी लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका चित्र नंबर 1, ही इसका उत्तर है, आरेख है। अब इसमें लिखना क्या है? 2-3 वाक्य जो आप देख रहे हैं वही आपको लिखना है। देखिए पहला लिख लीजिएगा। पहले तो जो यहाँ लिखा हुआ है वही आप लिख दीजिए। यहाँ पर पहला वाला है चित्र 1। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है में प्रवेश करती है और अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। जिस माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण अवलंब से दूर हट जाती है, उस माध्यम को प्रकाश के संदर्भ में विरल माध्यम कहा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दूर हट जाती है तो विरल माध्यम हो गया। और हमें लिखना क्या है? प्रश्न को आप करके आप समझिए। किस प्रकार सघन माध्यम से हल्के माध्यम में गमन करती है प्रकाश? तो उत्तर लिखेंगे पहला पहला तो ये चित्र बना देना है। चित्र बनाने के बाद लिखना है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, क्या लिखिए, प्रवेश करती है, तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। और हटा देंगे, मैं बोल रहा हूँ, देखिए सुनिए अच्छा से। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ये अविलंब है ना, ये अविलंब है। इससे क्या देखो, यहाँ पर ए आया ना, अब काट गया ना, दूर दूर हट जाती है। क्या लिखेगा? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, वह अविलंब से दूर हट जाती है। एक वाक्य हो गया। दूसरा उसी में लिखिएगा, इससे आपतन कोण
इसमें लिखेगा इसमें, क्यों लिख दिया, इसमें आपतन कोण आई का मान वर्तन कोण आर से बड़ा छोटा होता है। आपतन कोण छोटा होता है। अब इसमें आपतन कोण आई, आपतन कोण लिखने के बाद ऐसे करके आ लिखा दीजिएगा, का मान वर्तन कोण आर से छोटा होता है। या फिर आप ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, वर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। दो वाक्य हो गया, तीसरी भी है, दो वाक्य हो गया। आगे और लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, तो मैं साफ कर दूं तो दिखाई देगा। ये चित्र देख रहे हैं आप चाहे तो लिख सकते हैं। आगे कोण COA ऐसे करके दिखा देंगे आप, कोण COA आपतन कोण तथा कोण BOD वर्तन कोण है, ऐसे लिख दीजिए, हो गया बस, 3 वाक्य हो गया। ये चित्र बनाने के बाद आपको इस तरह से लिख देना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैसे जैकसन का अंग सांप को उसके आसपास के वातावरण के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। जैकसन का अंग, मतलब जो है ना, ये जैकसन अंग जो है सांप का, जैसा हमारे मुंह है ना ऊपर का तालू, वही है तालू। वो सांप का तालू सांप को उसके आसपास के वातावरण के बारे में कैसे जागरूक करता है, ये उत्तर हम देखेंगे। तो 4 का जो क्वेश्चन नंबर, इसके लिए आपको 213 पेज में जाना पड़ेगा, जो कि पर्यावरण के सजीव उपादान के संरचनागत वैचित्र्य और कार्यक्रम प्रक्रिया के बाद चलते हैं हम लोग। 213 पेज में निकाल लीजिए, अभी आखिरी है प्रश्न है, 213 पेज है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, सांप क्यों बार बार जीभ बाहर निकालता है, जानते हो? विभिन्न प्राणियों के शरीर से विभिन्न उद्वायी यौगिक अणु वायु के माध्यम से फैल जाते हैं। सांप के जीभ पर ये यौगिक अणु अटक जाते हैं, तब सांप मुंह में जीभ को साकर ऊपर के तालू पर टिकाए रहता है। वहाँ एक विशेष अंग है, इसे जैकोबसन ऑर्गन कहते हैं। तालू का था, तालू में एक अंग है, वहीं पर जैकोबसन ऑर्गन नाम है उसका, कहते हैं। सांप जब जीभ को वहां टिकाता है, तब उस गंध का अणु मस्तिष्क में उद्दीपन की सृष्टि करता है, जिससे सांप चारों ओर के परिवेश के बारे में जान जाता है। ये आप उत्तर देख रहे हैं, यही है आपका उत्तर। और आपका 13 के बाद देख रहे हैं, दूसरा फेरोमोन हो गया, उत्तर यहीं तक है। तो प्रश्न जो है उसका उत्तर है 3-4 वाक्य बोला गया। यहाँ देखते हैं 1 वाक्य, के बाद 2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य, 5 वाक्य, 6 वाक्य, 7 वाक्य। हमें लिखना है 3 से 4 वाक्य में, तो इसे हम थोड़ा कम कर लेते हैं अपना प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न जो था आपका एक बार चलते हैं और फिर हम छोटा कर लेंगे। प्रश्न है, कैसे जैकसन का अंग सांप को उसके आसपास के वातावरण के बारे में जागरूक करता है, कैसे? उत्तर को हम इसी में सीमित करेंगे। यहाँ पर देखिए,
सांप मुंह में जीभ को घुसाकर ऊपर के तालू पर टिकाया रहता है। वहाँ एक विशेष अंग जिसे जबड़ांग कहते हैं। सांप जब जीभ को वहाँ टिकाता है तब उस पर गंध का अणु महसूस होता है। इससे सांप चारों ओर के परिवेश को जान जाता है। छोटा करेंगे इसे। मेरा उत्तर दाग लगा हुआ है, यहाँ से लिखेंगे विभिन्न प्राणियों के शरीर से विभिन्न उद्वायी यौगिक वायु के माध्यम से फैल जाते हैं। एक वाक्य हो गया। सांप के जीभ पर ये यौगिक अणु अटक जाते हैं। दो वाक्य हो गया। 4 वाक्य लिखना है। तीसरा वाक्य यहाँ से लिखेंगे। सांप जब जीभ को, अभी वहां की जगह आपको लिखना है। सांप जब जीभ को, ध्यान सुनिए, वहां की जगह लिखना है जीभ को मुंह में घुसाकर ऊपर के तालू पर स्थित जैकोबसन ऑर्गन पर टिकाता है। सब लिखेंगे पर। फिर से बोलो। सांप जब जीभ को मुंह में घुसाकर ऊपर के तालू पर स्थित जैकोबसन ऑर्गन पर टिकाता है तब उस गंध का अणु मस्तिष्क में उद्दीपन की सृष्टि करता है। ये तीसरा वाक्य हो गया। जिससे सांप चारों ओर के परिवेश के बारे में जान जाता है। 4 वाक्य हो गया। इस तरह से आपका ये उत्तर पूरा हो जाएगा 3 से 4 वाक्यों में। यदि पूरा हुआ 3-4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इस तरह से आपका मॉडल एक्टिविटीज क्लास 7 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पार्ट 5 अगस्त 2021 का ये मॉडल एक्टिविटीज है, पूरा हुआ।